अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो 2 में इंटरनल जनरेटेड एसेट्स के बारे में। जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो कि इंटरनल जनरेट होते हैं या इंटरनल उनकी डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी हम उसकी रीवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल इंटेंजिबल एसेट पे लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल जनरेट क्या होता है। अब जो इंटरनल जनरेटेड एसेट होता है या इंटेंजिबल एसेट होता है, उसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है रिसर्च फेज होता है, एक होता है डेवलपमेंट फेज होता है। अब एक चीज़ बेसिक है, आपको ये हमेशा आप याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में कि रिसर्च फेज पे जितनी भी कॉस्टिंग आती है या जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं उसको हमेशा एक्सपेंस आउट करते हैं, और जब वो डेवलपमेंट फेज पे आ जाता है तो उसको हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं उसकी कॉस्ट को। तो अब ये हम देखते हैं कि रिसर्च फेज क्या होता है और डेवलपमेंट फेज क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च फेज के एक्सपेंस को जो भी खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका रीज़न ये है कि जब एक कोई भी एसेट रिसर्च फेज को होता है तो आपको पता नहीं होता कि वो एसेट है जो कि फ्यूचर में जाके आपको एक कैश फ्लो देगा नहीं देगा, उसको बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो अभी उस पर रिसर्च कर चल रही है। तो ऐसा ना हो कि आप रिसर्च में इसको फिर है ना वो कैपिटलाइज कर दे और फिर जब आपको पता चला कि रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुई है, जो इंटेंजिबल एसेट ये आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको फिर सारा का सारा एक साथ राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको आई स्टार्ट ये अलाउ ही नहीं करता कि अगर कोई एसेट रिसर्च फेज पे है तो आप इसको कैपिटलाइज करें, उसको तब तक आप एक्सपेंस आउट करना होता है। अब रिसर्च फेज से डेवलपमेंट फेज पे कब जाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है जो कि सारी की सारी फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम रिसर्च टू डेवलपमेंट फेज डिपेंड्स ऑन 6 कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेट। मतलब 6 कंडीशन ऐसी है जो कि आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं वो रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स आ रही है आपके सामने कि जिसपे लिखा हो कि इंटेंजिबल एसेट arising फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ। मतलब इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके ये सारी कंडीशंस है। देखिए ऑल का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, इसमें सबकी सब कंडीशंस आपको यूज़ कर फुलफिल करना ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन है। लाइक जैसे टेक्निकल फैसिलिटी आपकी रेडी हो, रिपोर्ट रेडी हो, आपकी इंटेंशन हो कि आप अपने इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे या इसको बना के फिर बेचेंगे, मतलब आपकी इंटेंशन हो। इसी तरह आप ये कर भी सकते हो, मतलब आपकी एबिलिटी भी हो कि आप इसको यूज़ और सेल्फ कर सकते हैं। लाइक आपके पास ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं कि इसको यूज़ कर सके, तो जब तक वो स्टाफ आप असाइन नहीं कर लेते या तो वो स्टाफ को हायर नहीं कर लेते, तो आप तो जब तक डेवलपमेंट फेज पे नहीं आ सकते। इसी तरह आपको पता हो कि आपका जो एसेट है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कैसे देगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपकी टेक्निकल जितने भी रिसोर्सेज है, लाइक टेक्निकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो भी अदर रिसोर्सेज आपको यूज़ करने होंगे इसको यूज़ कंडीशन में लाने के लिए या सेल करने के लिए, वो आपके पास रेडी हो, जैसे अवेलेबल हो। इसी तरह आप इसकी रिलायबल एक्सपेंडिचर जो आप यूज़ करा उसकी कॉस्ट को भी चेक कर सकें। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी मीट होना ज़रूरी है। अगर आप ये मीट नहीं करेंगे, कोई भी कंडीशन रह जाएगी, तो आप इसको डेवलपमेंट फेज पे नहीं ला सकते। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको कोई भी एसेट कॉस्ट पे लाने के लिए या तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए ये 6 कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी मीट होना ज़रूरी है। अब अज्यूम करते कि ये सारे मीट हो गए, तो उसके बाद जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आप इसको इंटेंजिबल पे रिकॉर्ड करते जाएंगे और आपके हमेशा इंटेंजिबल ऐसे जैसे हमने फर्स्ट वीडियो पे भी इसका जिक्र किया था कि हमेशा कॉस्ट पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होगा, फिर आगे आगे इसकी आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है इंटरनल जनरेटेड एसेट की। तो उसमें ये लिखा है जैसे हम पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या, इसकी नीड एसेसरी है। मतलब अगर आप वो को अपना इंटेंजिबल एसेट रेडी करना है तो ये कॉस्ट इंकर करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो वो एक डायरेक्टली कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रहेगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। necessary to create, produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by the management। मतलब मैनेजमेंट को जिस तरह यूज़ करना चाह रही है उस तरह उसको लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगती है वो सब की सब आप इसको इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है। लाइक अगर आपने कोई सर्विसेज यूज़ की है, कोई मटेरियल यूज़ किया है या कोई चीज़ कंज्यूम की है इसको इंटेंजिबल बनाने के लिए, तो वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसी तरह आपने कोई पर्सन हायर किया है
जो कि स्पेसिफिक खाली उसी के लिए किया है, इंटेंजिबल एसेट को डेवलपमेंट करने के लिए किया है, तो उसकी जो सैलरीज होगी या उसके जो दूसरे बेनिफिट्स होंगे वो भी आप इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। क्योंकि अगर ये आप इंटेंजिबल एसेट नहीं बना रहे होते तो जो आपने एम्प्लॉई एक हायर किया तो वो भी ना होता, तो डायरेक्टली कॉस्ट उससे रिलेट करती है। इसी तरह अगर आपने कोई फीस दी है जो आपको लीगल राइट मिला है कि कोई भी डेवलपमेंट एसेट आपने क्रिएट करना है, कोई भी एसेट डेवलप करना है, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपको कोई लाइसेंस मिला होगा या कोई पैटर्न मिला हुआ है जिसकी अमोर्टाइजेशन आपने रिकॉर्ड कर होंगे, तो उस अमोर्टाइजेशन को भी आप इस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लाइक इसको वहाँ से ख़त्म करते जाएंगे पैटर्न को, और जो डेप्रिसिएशन की जगह आप इसको आप इस एसेट को आप कैपिटलाइज करते जाएंगे। तो इस तरह से ये जब आगे जाके इस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, फिर जब इसकी अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी तो तब जाके इसकी भी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगी, और जो अदर कॉस्ट जो लगी होगी इस एसेट में, तो टोटल मिला के सब की सब आपकी एक्सपेंस आउट हो रही होगी। अब हम देखते हैं कि जब मेजरमेंट हो जाती, रिकॉग्निशन हो जाती है, तो आपको इसके बाद मेजरमेंट किस तरह करनी है। तो मेजरमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होता है तो वो कॉस्ट मॉडल पे होता है, फिर आगे जाके आप उसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हैं। वो फर्म मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी होती है कि जिस तरह वो रखना चाहे। अब जैसे कि पीपी में था, आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं कि अगर एक एसेट की क्लास में आप क्लास को आपने रीवैल्यू किया तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्लास है पूरी क्लास आपको रीवैल्यू करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। मतलब एक लाइक अगर मैं पीपी की एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक एसी किया तो आपको सबके सब ऐसे ही रीवैल्यू करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपने एक कोई इंटेंजिबल किया तो उससे रिलेटेड जितने भी इंटेंजिबल है आपको सबको रीवैल्यू करना ज़रूरी है, जब तक कि अब इसकी कोई मार्केट एक्टिव मार्केट वो ना हो, वैल्यू ना आप डिटरमाइन कर सकें। अब कॉस्ट मॉडल में अगर आपने कोई भी एसेट रखा हो तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी वो किस तरह निकलेगी। इन इनटेंजिबल एसेट शैल बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट, मतलब जब वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ होगा जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। फिर जितने भी आगे आपने इसको एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की है, अमोर्टाइजेशन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई इसमें इम्पेयरमेंट बुक की है वो भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, तो आपको जब लेस करेंगे तो आपकी डब्ल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह रीवैल्यूएशन में भी आपने इसी तरह करना है कि जब आपने रीवैल्यू किया था आखिरी, तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी आपके पास अमोर्टाइजेशन हुई है या तो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उससे आपकी डब्ल्यू निकल आएगी। तो वो जब आप इस तरह करते तो आपका रीवैल्यू मॉडल पे डब्ल्यू आके वो आपका एसेट रिकॉर्ड हुआ होता है आपके बैलेंस शीट पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको पता है कि आपके एसेट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो आप पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रीवैल्यू करें। आप इसको कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, और जो उसकी कॉस्ट निकलेगी या उसकी डब्ल्यू भी निकलेगी वो सिंपल उसी तरह से कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, तो इस तरह तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई इंटेंजिबल एसेट आपने रीवैल्यू किया हुआ है और इस साल की कोई रीवैल्यूशन इंक्रीज आया, तो उसका जो इंक्रीज होगा उसको ओसीआई में ले जाएंगे और उसको टोटल आप एक्यूमुलेट कहाँ करेंगे, इक्विटी में करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, जिस तरह आपने पीपीआई 16 के हिसाब से करते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑलरेडी आपका एसेट था जो कि ना रीवैल्यू की वजह से इसकी वैल्यू गिर गई थी, बट आगे जाके कोई इंक्रीज आया है, तो आप इसमें ये करेंगे कि जो इंक्रीज होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस तक लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे टू दी एक्सटेंट, मतलब जितना रीवैल्यूएशन डिक्रीज हो चुका है, पीपी में जा चुका है, उतने हद तक आप इसको अपने पीएनएल में बुक करेंगे। फिर जो ऊपर का और रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा वो उसको आप ओसीआई में लेके जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके आगे हम और डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन के बारे में भी, और अदर अमोर्टाइजेशन आपने कब से स्टार्ट करनी होती है, इसको किस तरह करना होता है, तो ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।